रतन एक अनाथ था। वो मास्टर गुप्ता की मिठाई की दुकान पर काम करता था और उन्हीं के साथ रहता था। अरे रतन बेटा, जरा इधर तो आओ। जी, अभी आया मास्टर जी। बोलिए, क्या हुआ? ये सब क्या है? यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? जी, वो मैं पढ़ाई करने बैठ गया था, इसलिए ध्यान नहीं किया। अच्छा, पढ़ाई कौन से विषय की? जी मास्टर जी, गणित की। गणित? गणित की या पत्तों के जादू की? क्या? पत्तों का जादू? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी है। मैंने ही तुम्हें बचपन में बताया था कि पत्तों का जादू सब कुछ दिला सकता है, लेकिन वो सब बातें कहने की हैं बेटा। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मास्टर जी, मुझे पता है आपको मेरा पत्तों का जादू सीखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये मजे के लिए नहीं, एक खुशहाल परिवार पाने के लिए सीखना चाहता हूँ। बचपन से लोग मुझे ताने मारते हैं कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ? नहीं मास्टर जी, आप ही मेरे सब कुछ है। अगर बचपन में आप ना मिले होते तो पता नहीं मैं कहाँ होता। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, लेकिन आपके होते हुए भी मुझे माँ की कमी महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि ये पत्तों का जादू सच में काम करता है या नहीं, लेकिन मैं एक बार प्रयास जरूर करना चाहता हूँ। रतन की बात सुनकर मास्टर गुप्ता शांत हो गए। वो जानते थे कि रतन हंसमुख और नेक दिल बच्चा है, लेकिन मन ही मन वो आज भी अपने परिवार की कमी को महसूस करता है। इसलिए गुप्ता जी कभी उसे किसी बात के लिए नहीं रोकते थे। क्या लिखा है किताब में? इन पत्तों को अर्धवृत्त में रखो और फिर मंत्र का जाप करो। हाँ, वो मंत्र, आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये सब झूठ है? ये सब झूठ है। बेचारा रतन, वो रोज जादू की नई तरकीबें सीखने की कोशिश करता, लेकिन कुछ नहीं होता। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ रतन के साथ हुआ। उस रात भी रतन अपने कमरे में किताब खोलकर मंत्र जप रहा था। आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा, आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा, आब्राकाडाब्रा मरियम्मा बोरावद्रा। बूम, हुश। आज भी कुछ नहीं हुआ। छोड़ रतन, अब कुछ नहीं होने वाला। ना तुझे तेरा परिवार मिलेगा, ना ही कुछ और। सो जा चुपचाप। अरे, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गए। कौन बोला? मैं बोली। हैं? बोलती चिड़िया? हाँ, बोलती चिड़िया, जो तुम्हारी मदद करने आई है। मेरी शक्तियों के बिना तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। मदद? लेकिन तुम आई कहाँ से? बहुत दूर से, वर्षों की यात्रा करके। सालों की यात्रा? अब उठोगे या मैं चली जाऊं? नहीं नहीं, उठता हूँ। चिड़िया की बात सुनकर रतन झटपट उठ गया। फिर से सारे पत्ते बिछाए और चिड़िया के साथ मंत्र जाप करने लगा। अब्राकाबदारा मरियम्मा बोर्रा वर्दा, अब्राकाबदारा मरियम्मा बोर्रा वर्द्रा, अब्राकाबदारा मरियम्मा बोर्रा वद्रा। बूम! तभी जमीन पर रखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। घूमते घूमते उन्होंने हवा में एक दरवाजे की आकृति बना दी। दरवाजा जमीन पर गिरा और उससे एक बहुत प्यारा लड़का बाहर आया, जो बिल्कुल रतन की उम्र का था। रतन, मेरे भाई, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या भाई? हाँ, मैं मदन हूँ, तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। हमारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या मतलब? कौन सा घर, कौन सी माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब समझा सकता हूँ। असल में ये सब पिछले जन्म की कहानी है। मेरी ही गलती के कारण हम अलग हो गए थे। अलग कैसे हो गए? पूर्णिमा की रात थी। हम दोनों नदी के पास खेल रहे थे। बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मेरी एक शरारत ने सब बिगाड़ दिया और तुम नदी में बह गए। क्या? हाँ, मेरे कारण सब बर्बाद हो गया। तुम्हारे जाने के बाद माँ की हालत भी बिगड़ती गई।
लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे इस दुनिया की झलक दिखाई और मैं समझ गया कि तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। इसीलिए मैंने समय की यात्रा करके तुम्हें ढूंढ निकाला। और मैं भी। क्या? तुम भी? हाँ रतन, ये वही चिड़िया है जिसे हम बचपन में पाला करते थे। क्या सच में? हाँ भाई, अब चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही है। मदन की बात सुनकर रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तय किया कि वो मदन के साथ जाएगा। रतन ने मदन का हाथ पकड़ा और वो उस जादुई दरवाजे के पार चला गया। वे जा पहुँचे एक पुराने महल में। ये हम कहाँ आ गए? ये हमारा घर है। क्या सच में इतना बड़ा घर हमारा है? हाँ, और इतना ही नहीं, हमारी माँ इस महल की रानी है और हम वहाँ के राजकुमार। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। रतन मदन की बात सुनकर खुशी से झूम उठा। तभी रतन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। रतन, मेरा बच्चा, तू वापस आ गया। हाँ माँ, मैं वापस आ गया। आप कैसी हैं? मुझे क्या होना है बेटा, तू आ गया ना, तो देख मैं ठीक हो गई। माँ ने रतन को गले से लगा लिया और देखते ही देखते रतन को वो सारी खुशियाँ मिल गई जिनकी उसे वर्षों से तलाश थी। अब उसका अपना एक परिवार था, उसकी माँ, उसका भाई, एक बड़ा घर, सब कुछ जैसा वो चाहता था। देखो मदन, मैं तुम्हारे लिए खास मिठाइयाँ बनाकर लाया हूँ। अरे वाह, अच्छा, दिखाओ तो। अरे ये तो कमाल की है। कहाँ से सीखा ये सब? अरे हमारे मास्टर गुप्ता जी है ना, उन्होंने ही मुझे सिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। जानते हो, मैं रोज उनसे कहता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो मिठाइयों का बड़ा व्यापार करूंगा और उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। वाह रतन, ये तो बहुत सुंदर विचार है। विचार नहीं, ये तो मेरा संकल्प था, लेकिन अब मैं वो सब उनके लिए नहीं कर पाऊंगा। मैं तो यहाँ हूँ और न जाने वो कैसे होंगे। गुप्ता जी की बात करते ही रतन का चेहरा उदास हो गया। उसे उनकी बहुत याद आने लगी। ना जाने क्यों, पर उसके मन में गुप्ता जी की चिंता होने लगी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। परिवार साथ होते हुए भी रतन का दिल बेचैन रहने लगा। आखिरकार उसने निर्णय लिया, वो अपने असली संसार में लौट जाएगा। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? हाँ मेरे भाई। लेकिन क्यों? ये तुम्हारा परिवार है, फिर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि ये परिवार मेरा बीता हुआ कल है और गुप्ता जी, मिठाइयों की दुकान, मेरा स्कूल, वो है मेरा असली भविष्य। पिछले जन्म में जो हुआ सो हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो मेरा भाग्य था। लेकिन अब प्रकृति के नियम तोड़कर यहाँ रहना मेरे लिए सही नहीं है। मुझे जाने दो। लेकिन रुक जाओ मदन, रतन सही कह रहा है, उसे जाने दो। उसका यहाँ रहना उचित नहीं है। रतन बेटा, तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तू अपनी असली दुनिया में लौट जा, वहाँ तेरी ज्यादा जरूरत है। और इस तरह रतन अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। वो फिर से उस जादुई दरवाजे से होकर अपनी असली दुनिया में लौट आया। अरे मास्टर जी, कैसे हैं? रतन, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ चले गए थे इतने दिन? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? माफ कीजिए मास्टर जी, परिवार की खोज में मैं अपने असली परिवार को भूल गया था। आपको अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और आखिरकार रतन को अपना सच्चा परिवार मिल ही गया। जिसने उसे पाला, सिखाया, संभाला, वही था उसका असली घर। एक गांव में अभिमन्यु नाम का एक कपटी और क्रूर स्वभाव का जमींदार रहा करता था, जो गांव के भोले भाले लोगों को कर्जा देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। आज अभिमन्यु अपने दो साथी वीरू और विनय के साथ वसूली के लिए निकला था। तभी उसकी नजर गांव के ही एक किसान अशोक पर पड़ी। इस साल तो तेरी फसल बहुत अच्छी उगी है अशोक, मुझे भी बता देना,
कि आखिर तू खाद में मिलाता क्या है? कुछ नहीं अभिमन्यु जी, मैं खाद में कुछ भी नहीं मिलाता, बस जी तोड़ मेहनत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरी फसल हर साल अच्छी उगाती है। ये सब तो बातें हैं अशोक, सच तो ये है कि तेरी जमीन गांव की और जमीनों के मुकाबले उपजाऊ है। एक काम कर, तू अपनी जमीन को मुझे बेच दे, मैं तुझे जमीन की मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं अभिमन्यु जी, ये जमीन मेरे पिताजी की निशानी है। उन्होंने इसी जमीन पर बड़ी मेहनत से हल चलाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। मैं उनकी आखिरी निशानी को कैसे बेच सकता हूँ? अशोक, मैं तुझे जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था। उन पैसों से तू इस जैसी 2 और जमीन खरीद सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी तेरी मर्जी। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने दोनों साथियों के साथ वहां से चला गया और क्रोधित होकर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये अशोक अपने आप को क्या समझता है। मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत देने को तैयार था, फिर भी उसने मुझे अपनी जमीन नहीं बेची। ये तो आपका बहुत बड़ा अपमान है सेठ जी। भला आपकी बात को गांव में कौन काट सकता है, और न आज तक गांव में किसी ने आपकी बात काटी है। वीरू सही कह रहा है सेठ जी, अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो इस गांव के लोगों के मन में आपका डर समाप्त हो जाएगा। तुम दोनों चिंता मत करो, अशोक की उपजाऊ जमीन पर मेरी बहुत समय से नजर है, लेकिन अशोक एक पढ़ा लिखा इंसान है। मैं उसकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकता, लेकिन छीनूंगा जरूर, क्योंकि मेरे दिमाग में जो योजना चल रही है, अगर वो सफल हो गई ना तो कुछ ही दिनों में उसकी उपजाऊ जमीन मेरे हाथ आ जाएगी। शाम को अशोक अपने घर आ गया। उसके परिवार में उसकी पत्नी अंजू और उसकी 10 वर्षीय बेटी निकिता थी। गांव में अशोक का मकान सबसे सुंदर बना हुआ था। अशोक के घर में उसका वफादार नौकर हरिया भी रहता था, जो अशोक के काम काज में हाथ भी बटाता था। आप आ गए मालिक। निकिता बिटिया कब से आपका इंतजार कर रही है। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लगाता हूँ। आज मैंने भोजन में सब आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। कभी कभी सोचता हूँ हरिया कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। सच तो ये है कि मेरे परिवार को तुमने ही संभाल रखा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझ अनाथ पर भरोसा किया, सड़क से उठाकर मुझे अपने घर पर लेकर आए और मुझे काम दिया, वरना मैं तो इस गांव में हर घर में धक्के देकर बाहर निकाला गया था। हरिया ने गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। अशोक अपने परिवार के साथ भोजन करके सो गया। अगली सुबह उसकी पत्नी अंजू अशोक को घबराते हुए उठाती है। सुनिए जी, जल्दी उठिए जी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी अभी अभी बोलकर गए हैं, अपने खेत में आग लग गई है। हरिया खेतों की आग बुझाने के लिए ही गया है। अंजू की बात सुनकर अशोक बुरी तरह से घबरा गया और वो खेतों की तरफ पहुंच गया, मगर उसने देखा कि उसके खेत जलकर राख हो चुके थे। अशोक बोला, हे भगवान, ये क्या हुआ? मैंने तो सरकारी बैंक से कर्जा ले रखा है। सोचा था कि फसल बेचकर अच्छी आमदनी होगी। अब मैं कर्जा कहां से चुकाऊंगा? नई फसल उगने में तो 6 या 7 महीने लग जाएंगे। चिंता मत कीजिए मालिक, एक उपाय है। कैसा उपाय? क्यों ना आप अभिमन्यु से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और 6 महीने बाद उसे पैसे लौटा दीजिएगा। हरिया की बात सुनकर अशोक सोच में पड़ गया। ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। अशोक अभिमन्यु की हवेली में पहुंच गया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अशोक। जिसने भी किया है ना, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। क्या तुमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं अभिमन्यु जी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने से क्या फायदा? अब गांव में सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं हैं जो पुलिस उसकी तलाश कर सके, और मेरी गांव में किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अशोक। तुम एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति हो। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे सिर्फ 50,000 रुपए की जरूरत है। अभिमन्यु ने अशोक को 50,000 रुपए दे दिए और अशोक के एक पेपर पर सिग्नेचर भी ले लिए।
अशोक पैसे लेकर घर चला आया, मगर कुछ ही दिन बाद अभिमन्यु अपने साथी वीरू और विनय को लेकर अशोक के घर पहुंचकर बोला, इस मकान को खाली कर दो। अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक चौंक गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने मुझसे 50,000 रुपए कर्ज लिया था और एक सादे स्टैम्प पेपर पर अपना अंगूठा भी लगा दिया था। उस स्टैम्प पेपर में साफ साफ लिखा है, अगर तुम 5 दिन में मेरी रकम मुझे वापस नहीं देते तो तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। ये तो मेरे साथ धोखा है। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझ लो। अब सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मुझ पर दया कीजिए। अभिमन्यु अशोक की बात पर अपनी जेब से एक ताश का पत्ता निकालकर बोला, जिंदगी एक जुआ है अभिमन्यु, ये लो ताश का एक पत्ता जिसमें राजा का चित्र छपा हुआ है। इसका मैं क्या करूंगा? जंगल में इस ताश में राजा का छपा चित्र देखते रहना और सोचते रहना कि कभी तुम किसान होकर भी राजा की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे। अशोक अपने परिवार को लेकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर से निकल गया। उसका नौकर हरिया भी उसके साथ चला ही था, मगर अभिमन्यु बोला, तुम यहाँ से नहीं जाओगे हरिया, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। अशोक का सब कुछ मेरा, मतलब उसका नौकर भी अब मेरा नौकर हुआ। अशोक बेचारा रोता हुआ जंगल की तरफ चला गया और 2 दिन तक जंगल में भूखा प्यासा अपने परिवार के साथ भटकता रहा। थक हार कर अशोक रोते हुए उस ताश के पत्ते को देखने लगा। अशोक के आंसू की एक बूंद उसी पत्ते पर गिर गई। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो पत्ता जिसमें एक राजा का चित्र छपा हुआ था अपने आप उछलकर खड़ा हो गया और उसमें से रंग बिरंगी रोशनी फूटने लगी और ताश के पत्ते के अंदर का राजा अशोक के सामने बाहर निकलकर खड़ा होकर बोला, तुम्हारे आंसू तो वाकई सच्चे मोती हैं। तुमने तो कमाल कर दिखाया। अशोक बुरी तरह से चौंक गया। कौन हो तुम? जादुई ताश के पत्ते का राजा। जिस ताश के पत्ते को तुमने पकड़ रखा था वो कोई मामूली ताश का पत्ता नहीं था, बल्कि जादुई ताश का पत्ता था। इस ताश के पत्ते को वो कपटी अभिमन्यु एक साधु से छीन कर ले आया था। मेरा जादुई पत्ता किसी भी सच्चे इंसान के हाथ में जाता है और उसका एक आंसू अगर इस पत्ते पर गिर जाए तो मैं जीवित हो जाता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है और रहने का कोई इंतजाम भी नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर उस राजा ने अपना हाथ घुमाया और हाथ घुमाते ही बेहद सुंदर ताश के पत्तों का महल बनकर तैयार हो गया। ये महल तुम्हारा है अशोक। आज से इसके मालिक तुम हो। इस महल के अंदर हर सुख सुविधा मौजूद है और खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो मुंह से बोलोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अशोक अपने परिवार को लेकर उस जादुई ताश के पत्तों के मकान में रहने लगा। कुछ दिन बाद अशोक को जंगलों में उसके ही गांव के न जाने कितने लोग भटकते हुए दिखाई दिए, जिनके घर अभिमन्यु ने छीन लिए थे। अशोक ने उन सबको अपने घर में रहने के लिए स्थान दे दिया। सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध हो गई। जब ये बात अभिमन्यु तक पहुंची तो वो क्रोधित होकर अपने दोनों साथियों से बोला, ये सब क्या है? तुम दोनों जाकर पता करो कि आखिर ये चमत्कार अशोक के साथ हुआ कैसे। मैंने पता कर लिया है। आप जो वो ताश का पत्ता उस साधु से छीन कर लाए थे ना, वो जादुई पत्ता था। मैंने सुना है कि जो चित्र उस जादुई ताश के पत्ते पर छपा हुआ था वो राजा जीवित हो गया था और उसी राजा ने अपनी जादू की शक्ति से अशोक को सब कुछ प्रदान किया है। आज अशोक के पास आपसे अधिक संपत्ति है। चिंता मत करो, उसकी एक कमजोरी मेरे पास अभी तक है, हरिया। अशोक एक दयालु व्यक्ति है, वो अपने नौकर के लिए कुछ भी करेगा।
अभिमन्यु हरिया को पकड़कर अपने साथियों के साथ अशोक के महल में पहुंच गया और वो क्रोधित होकर बोला, वो जादुई ताश का पत्ता मुझे दे दे अशोक, वो मेरा है। अगर तुमने वो पत्ता मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे नौकर हरिया को जान से मार दूंगा। मुझे बचा लीजिए मालिक, वरना अभिमन्यु मुझे जान से मार देगा। वो ताश का पत्ता इन्हें दे दीजिए। अभिमन्यु की बात सुनकर अशोक रहस्यमयी अंदाज से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें हरिया को जान से मारना है तो तुम उसे जान से मार सकते हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अशोक की बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए। मुझे सब पता लग गया है अभिमन्यु, मेरे खेतों में आग किसी और ने नहीं बल्कि हरिया ने लगाई थी और मुझे जानबूझकर तुम्हारे पास जाने के लिए कहा उसने। यहाँ तक कि जब तुम मुझे धक्के देकर मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल रहे थे और हरिया को बुरा भला बोल रहे थे, वो भी सिर्फ एक नौटंकी थी, लेकिन फिर भी मैं वो जादुई पत्ता तुम्हें जरूर दूंगा। इतना कहकर अशोक ने वो पत्ता अभिमन्यु के सामने फेंक दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही वो पत्ता उठाया वो जलकर राख हो गए। तभी ताश से वही राजा बाहर निकल कर आया। मुझे पता था कि ये एक दिन तुझसे पत्ता लेने जरूर आएगा। अब से इस पत्ते को तुम सदैव संभाल कर रखना। अशोक आज भी अपने जादुई ताश के पत्तों के महल में ही रहता है।